अच्छा क्वेश्चन। चलो, हाँ भाई बोलो। पहली इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन क्या थी? एक्सलरेशन बराबर के बाई एम इंटू, और के बाई एम किसके बराबर था? और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, और ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ के बाई एम। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। अच्छा, इसी इक्वेशन को क्या ऐसे भी लिखा गया था? क्या लिखा गया था? d2x बाई dt2 स्क्वायर नहीं बोलते हैं बेगदा, इक्वल्स टू कितना? अरे, इक्वल्स टू वाले फॉर्म में लिख लो, प्लस वाले में फॉर्म में लिख, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसका सॉल्यूशन याद है? एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? अच्छा, इन दोनों से एक इक्वेशन निकाले थे क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इन दोनों से निकाले थे वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके और लिखे थे v बराबर क्या? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिखे थे ना? चलो, और आगे बढ़ो। क्या सबके ग्राफ राफ याद है? याद है पक्का? अच्छा, लास्ट वाली क्लास में टाइम पीरियड निकालना सीख रहे थे क्या? अच्छा, इसकी एप्लीकेशन पढ़े थे, और लास्ट वाली क्लास में टाइम पीरियड निकालना सीखे थे। सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सीखे थे, याद है? निकालने का तरीका क्लियर था? एक सवाल दिए थे, बनाए थे? स्प्रिंग वाला अरेंजमेंट वाला एक क्वेश्चन दिए थे, बनाए थे? आया था? लामिश थ्योरम लगाए थे? कहाँ लामिश लगाए थे? क्या निकालने के लिए? टी डैश का वैल्यू क्या निकाले हो? टी डैश का वैल्यू बता दो बस। हाँ हाँ, गुड जॉब। टी डैश बराबर t/2 cos थीटा। अरे यही तो सवाल था ना भाई, कि यहां पर तुम्हारे पास ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां पर तुम्हारे पास स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां फिक्स है, यहां से एक ब्लॉक है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था? पहला टेंशन कहां मानना है? ब्लॉक पे। यहां टेंशन मान लिए टी डैश, यहां भी टेंशन टी डैश, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा। तो 2t कॉस थीटा बराबर टी लिख सकते हो। तो टी डैश बराबर कितना हो गया? t/2 कॉस थीटा। जितना एनर्जी ये एसोसिएट करेगा एसएचएम में, क्या वो इन्हीं दोनों स्प्रिंग में स्टोर होगी? अरे होगी ना? तो क्या लिखोगे? इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी के है। तो टी डैश स्क्वायर अपॉन 2 के प्लस टी डैश स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर टी स्क्वायर अपॉन 2 के इक्विवेलेंट। अरे क्लियर है क्या? क्या 1/2 सबका कट जाता है, और टी डैश की जगह तुम क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर अपॉन 4 cos² थीटा इंटू के। और फिर यहां पर भी लिखोगे टी स्क्वायर अपॉन 4 cos² थीटा इंटू के बराबर टी स्क्वायर अपॉन के इक्विवेलेंट। टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर कट गया, कट गया। एक और एक कितना हो गया? 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 k cos² थीटा। अब टाइम पीरियड निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k की के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 k cos² थीटा। ये तो गया ऐसे सिंपल टाइम पीरियड निकालने का तरीका। क्लियर है? अच्छा, एक दो और जनरलाइज्ड फॉर्म होती हैं, लेकिन अगर हमको कोई एक सवाल एकदम बेसिक से पूछ ले
कि बताओ किसी सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो उसका टाइम पीरियड निकालने का एक बेसिक तरीका होता है। जैसे ये जितने भी सवाल आप देख रहे हो, इन सब सवाल को एक बहुत बेसिक अप्रोच से बनाया जाता है। वो क्या है कि अगर हम तुमसे कहें, सुनो ध्यान से देखना, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास m है, इसका एसएचएम कांस्टेंट k है, तो बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड कहता है कि सबसे पहले मीन पोजीशन ढूंढो। क्या ढूंढो? क्या बोलो, क्या ढूंढो भाई साहब? स्टेप 1, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ढूंढो और मीन पोजीशन पे लिखो नेट फोर्स बराबर 0। मीन पोजीशन ढूंढो और मीन पोजीशन पे क्या लिखो? नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। तो मीन पोजीशन तुम्हारा ये रहा, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो मीन पोजीशन पे नीचे कितना लग रहा है? mg, और ऊपर कितना लग रहा है? kx नॉट, क्योंकि स्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो इलोंगेशन हुआ रहा होगा। अरे हुआ रहा होगा ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप लिखोगे mg बराबर क्या होगा? kx नॉट। ठीक। उसके बाद स्टेप 2 कहता है स्लाइटली डिस्प्लेस, slightly displace the object and consider the force in the displaced direction is greater। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए हो उस डायरेक्शन के फोर्स को बड़ा मानो। तो अगर हम इसको यहां से x स्लाइटली खींच दें, तो अब बताओ स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ? स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हुआ? x प्लस एक्स नॉट। और यहां पर नेट फोर्स लिखो। कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? mg की kx प्लस एक्स नॉट? सवाल के हिसाब से किसको बड़ा मानोगे? जिधर डिस्प्लेस करोगे उधर वाले फोर्स को बड़ा मानोगे। तो mg तुम्हारा बड़ा फोर्स होगा, और छोटा फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो नेगेटिव। क्या? के एक्स माइनस एक्स नॉट। तो नेट फोर्स बराबर कितना आ जाएगा भाई? यहां से mg माइनस के एक्स प्लस के एक्स नॉट। के एक्स प्लस एक्स नॉट है, तो यहां क्या आएगा? माइनस के एक्स नॉट। अब उसके बाद बी वाली इक्वेशन को देखो, यहां क्या हो गया? mg बराबर क्या है? के एक्स नॉट। तो क्या के एक्स नॉट से mg से कट जाएगा? तो नेट फोर्स बराबर क्या मिल गया? नेट फोर्स बराबर क्या मिल गया? माइनस के एक्स। नेट फोर्स बराबर मिल गया माइनस के एक्स। अब इसी के फॉर्म में तोड़ना होता है। तो t इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। अच्छा यार, तुमको जब मैंने रोटेशनल मोशन पढ़ाया था, तो क्या ट्रांसलेशनल मास रोटेशनल मास नाम की कोई चीज बताई थी? आई बाई आर स्क्वायर इज नोन एज रोटेशनल मास, बताया था ना? बहुत बढ़िया। आ जाओ, तो थोड़े टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लिया जाए। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी मैं ले आया था आज वैसे प्रैक्टिस कराने के लिए, कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी इस पर भी आएंगे, ठीक है ना? ये सब वही जो पुराने पिछले वाले टॉपिक्स है ना अपने, जितना अभी तक पढ़े हैं, ये उन सब के क्वेश्चंस हैं। कर लिया जाए क्या? पहले कर ही लेते हैं यार, चलो सीक्वेंस में चलेंगे। ये बताओ, बताओ क्या है सवाल, बनाओ। चलो पेपर पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। तो पेपर पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। कह रहा था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 1 सेंटीमीटर एंड द मैक्सिमम एक्सलरेशन इज इतना। तुमसे पूछा देन द टाइम पीरियड इज। क्या बता सकते हो? 1.57 का स्क्वायर है ये। आज एसएचएम का तीसरा क्लास है ना? कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और थोड़ा मैकेनिक्स। कल पढ़ेंगे अपन एनर्जी,
परसों पढ़ेंगे। कितना रहा है? 4 सेकेंड, हाँ ठीक है, बढ़िया। आंसर इज 4 सेकेंड। कुछ सवाल में दम नहीं था? बताओ क्या क्या दे रखा है तुमको। ए बराबर कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। और तुम्हारे पास एक्सलरेशन कितना दे रखा है? 1.57 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ए नॉट है क्या, मैक्सिमम एक्सलरेशन? तो मैक्सिमम एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर। तो ए की जगह लिख सकते हैं 1.57 इंटू 1.57, और ए की जगह अपने पास 1, और ओमेगा की जगह क्या? ओमेगा की जगह कितना? 2 पाई। 2 पाई ना? तो 2 पाई की जगह कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर की जगह 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई कितना? टी। तो यहां से ये 2 हो गया, अरे हो गया ना, डिवाइड बाई टी स्क्वायर। और यहां से भी ये क्या हो गया? 2 हो गया। 2 दूना 4, 4 चौको 16, तो टी बराबर कितना आ गया? 4 सेकेंड। अरे आ गया ना? चलो अगला सवाल बनाओ, खट से बनाओ। A particle of mass 1 kg is undergoing SHM for which graph between the force and displacement as shown its time period in second is? टाइम पीरियड बताना है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से तुमको क्या मिलता है? क्या मिल जाता है? के। तो बढ़िया है, तो निकालो के, पता चल गया तो मास तो दिया ही है। मास दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो टाइम पीरियड निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? कौन सा आ रहा है? बी, 2 पाई बाई 3। और निकाल लो, ट्राई करो, सबका पेन चलना चाहिए भाई। मास दे रखा है अपने को 1 kg, और क्या दे रखा है? और यहां से स्लोप हो जाएगा के, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 13.5 डिवाइडेड बाई 1.5, दैट इज इक्वल टू 9। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। तो t इक्वल्स टू हो गया 2 पाई बाई 3। खत्म बात। अरे समझे कि नहीं? मास दे रखा है 1, के का वैल्यू है 9, तो 9 का अंडर रूट 3। ये बनाओ। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन हुज इक्वेशन इज 4 इंटू d2y/dt2 प्लस 9y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड t इक्वल्स टू टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालना है। कितना होगा? 3/3/2। तो पेन चलाओ तुम लोग यार, ऐसे बैठे हुए हो यार। इक्वेशन क्या था? d2x की जगह केवल d2y लिख दिया है ना। d2y/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y हो जाएगा यहाँ पे। ओमेगा स्क्वायर y बराबर क्या हो गया? 0। ओमेगा स्क्वायर y बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, यहां से अपने को 4 हटाना है, तो हम कह रहे हैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। तो ये 4 कट गया, और 9/4 क्या हो गया फिर? तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। तो ओमेगा बराबर कितना? 3/2 आ गया। सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं नीट एग्जाम में, ज्यादा कुछ लॉजिकल नहीं, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं। ये बताओ, two particles execute SHM along the same line at the same frequency. They move in opposite direction at the mean position. The phase difference will be, इनके बीच का phase difference कितना होगा? अरे कितना होगा भाई? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अगर इसको तुम ऐसे सर्कुलर पे प्लॉट करोगे तो एक ऊपर होगा और एक नीचे। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री ना। तो कितना हो गया? पाई। अच्छा, ये देखो तो, the displacement from mean position of a particle in SHM at 3 seconds is √3/2 of the amplitude. Its time period will be, टाइम पीरियड कितना होगा? हाँ, 18 सेकेंड। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? बढ़िया है, निकालो निकालो, आसान सवाल है यार।
अब ये सब तो मुजवानी बन जाएगा यार। हो गया? कितना है? 18 सेकेंड। हाँ, 60 डिग्री का एंगल बना ना, तो छछा के 36, 360 6 बार में गया है। तो यहां से यहां तक का टाइम 3, तो 6 3 18। पता नहीं क्या। ये बताओ, सुनो 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 सुनो। तुम सिंपल सी बात लिखो, क्या x बराबर a साइन ओमेगा टी लिख सकते हो? x का वैल्यू कितना है जी? x का वैल्यू कितना है? कितना है? √3/2a। तो √3/2a बराबर a साइन ओमेगा टी लिख सकते हो? क्या होगा? a से a कट जाएगा। साइन ओमेगा टी का मतलब √3/2 पे कितना? √3/2 पे कितना? बोलो। साइन ओमेगा टी √3/2 पे मतलब ओमेगा टी का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री ना। और ओमेगा पढ़े हो क्या? 360/t इंटू यहाँ कितना हो गया? 3। अरे 3 सेकंड पे तो है। तो 60 डिग्री, 0 चचा के 36, तो टी बराबर कितना हो गया? 18 सेकंड। अरे क्लियर है? तो क्या हो गया? 18 सेकंड। लो ये बनाओ। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम of type x equals to a sin omega t. It takes time t1 from 0 to a by 2 and t2 from x equals to a by 2 to a. The ratio of t1 is to t2 will be. वन बाई टू। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार। सर्कुलर मोशन तुम लोग रिलेट नहीं कर पाए। फेजर ढंग से आया नहीं तुम्हें। हाँ, एंगल समझ आया था एसएचएम का? 0 से a बाई 2 पे कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री। और 0 से a पर, 0 से a पर कितना बनता है? 0 से a बाई 2 के बीच में 30 डिग्री बनेगा। और a बाई 2 से लेकर a के बीच में कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। डिवाइड करना दोनों को यार। T1/T2 बराबर θ1/θ2, 1/2। पता नहीं क्या करते हो यार। छोड़ो यार, तुम ऐसे देखो, सुनो। क्यों नहीं बन पा रहा है? जब पढ़ा रहे थे तो तब नहीं मुंह खुल रहा था। ये क्या मीन पोजीशन है? मीन पोजीशन से पार्टिकल कहां गया है? a बाई 2 पे। फिर कहां गया है? a पर। फिर यहां कहीं आया होगा और इधर कहीं -a है। फेजर में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हम 0 पे हैं, फिर हम a पर हैं, फिर हम -a पर हैं। इन्हीं के बीच में एक गोला बनाना है हमको, बस। गोला बना दिया भैया। यहां से यहां जाने का मतलब है कि हम कितना एंगल चले हैं? कितना एंगल चले हैं? सीधा लाइन खींचे हैं, इसको मिला दिए हैं। जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम पहले ही क्वाड्रेंट में है ना। फिर उसके बाद आगे गए हैं एक्सट्रीम पर, फिर पलटी मार के वापस आए हैं यहां। फिर यहां से इधर गए हैं तो यहां, और फिर वापस आए हैं तो यहां। ये वाली वैल्यू कितनी है? वैल्यू वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका कितना है? a/2। तो इसका मतलब हुआ ये a/2। ये कितना? a। तो ये कितना? 60 डिग्री। तो ये कितना? 30 डिग्री। मतलब पहला वाला कितना चला है? 30 डिग्री। फिर तुम यहां से लेकर यहां तक गए हो, तो इसमें तुम क्या यहां पहुंच गए हो? तो फिर यहां से यहां तक कितना एंगल चले हो? 60 डिग्री चले हो ना। थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी। फेजर आएगा तो सवाल आसान हो जाएगा। अदरवाइज तुम इसको ऐसे सिंपल भी बना सकते हो। तो यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल? 30 डिग्री। क्या हम ओमेगा T1 लिख लें?
और 60 डिग्री को क्या ओमेगा T2 लिख दे और दोनों को डिवाइड कर दे। अरे कर दे, 30 दूना 60, ओमेगा से ओमेगा गया तो T1/T2 कितना आया 1/2। क्या था भैया इस फेजर में, क्या था, नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, तो दिक्कत पूछो, बताओ कौन से सवाल में दिक्कत आ रहा है, ये बताओ तो। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM इज V0, then its velocity at half the amplitude from position of rest will be। रेस्ट पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड पे रफ्तार क्या होगी, रेस्ट पोजीशन से हाफ पर रफ्तार क्या होगी। कह रहा है if the maximum velocity of the particle in SHM is V0, then its velocity at half the amplitude from the position of rest will be। बोलो क्या है कहने का मतलब, कहां पर हो तुम, मीन पोजीशन, यहां पे रफ्तार तुम्हारे पास कितनी है V0। अरे मैक्सिमम रफ्तार तो मीन पोजीशन पे ही होती है ना, तुमसे पूछा कहां है रफ्तार, हाफ द एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड तुम्हारा कितना हो जाए A/2, जब x का वैल्यू A/2 हो जाए, क्लियर है, तो क्या होगा, कौन सा, डी, चौथा ऑप्शन, कैसे निकाले हो, हाँ, v बराबर क्या, v बराबर क्या लिख लें, ओमेगा अंडर रूट ऑफ A² माइनस x²। तो v बराबर कितना दे रखा है, v बराबर V0, यहां क्या हो गया ओमेगा अंडर रूट ऑफ A² माइनस x² की जगह क्या लिखोगे, हाँ, A²/4। तो यहां से क्या हो जाएगा, V0 बराबर ओमेगा 4A3A²/4। तो V0 बराबर ओमेगा, और यहां पे कितना, √3/2A। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, ओमेगा बराबर कितना आ गया 2V0 डिवाइडेड बाई √3A। तुमसे पूछा क्या है, हाँ, तो वेलोसिटी पूछा ना, v पूछा है ना, तो यहां से कैसे v निकालोगे, हाँ, मैक्सिमम ए ओमेगा हो गया तब। अच्छा यहाँ ये v है ना, ये तो हमको v किसी भी इंस्टेंट पे है ना, ठीक है, v v v v। तो ए ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, हाँ भाई, ए ओमेगा, ए ओमेगा यहां से v का वैल्यू कितना हो गया √3/2। ए ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं V0, तो क्या हो गया √3/2 V0। पांचवा सवाल, अगला सवाल ये बताओ। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स टाइम पीरियड इज पाई। एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी। क्या सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, बनाओ बनाओ बनाओ। 8 की 16, क्या क्या पता है भाई, वेलोसिटी निकालना है ना, तो v इक्वल्स टू क्या लिखोगे ओमेगा अंडर रूट ऑफ A² माइनस x²। ओमेगा कितना, ओमेगा कितना, टाइम पीरियड t है ना, हाँ, तो 2π/t, t की जगह क्या लिखोगे पाई, और यहाँ पे A² की जगह 5, 25 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 16, 4 बाहर आ जाएगा, तो v बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8, और बनाओ, ये बनाओ।
कह रहा पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड 4 सेकेंड, आफ्टर हाउ मच इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 विल इट्स डिस्प्लेसमेंट बी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। कितनी देर बाद आधा हो जाएगा? क्या लिखोगे? आधा में कितना एंगल चलेगा? आधा होने में कितना एंगल चलेगा? 30 डिग्री। समझ आता है? अरे भाई सुनो तो, ये तुम्हारे पास देखो, सिंपल सी बात है यार, इतनी सिंपल बात है कि ये मीन पोजीशन है 0, ये ए है, फिर 0 है, फिर माइनस ए है, यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ फिर 180 है, यहाँ कितना है 270 है, फिर यहाँ कितना है 360 है। ए बाई टू पे हो तो मतलब ए बाई टू साइन का वैल्यू कब होता है? 30 डिग्री पे ना। तो यहाँ एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तुमसे पूछ रहा हाउ मच इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 विल इट्स डिस्प्लेसमेंट बी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो क्या थीटा बराबर ओमेगा टी जानते हो? थीटा कितना है? 30 डिग्री। यहां ओमेगा को क्या लिखोगे? 360/t इंटू टी। यही तो, यही ना। तो इससे ये कट गया और 3 से कट जाएगा 12। तो स्मॉल टी कितना? इसमें t/12, तो t कितना है? 4, 4/12 मतलब 1/3। तो t आ गया 1/3। बताओ क्या इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो नहीं हो सकता है? ये बताओ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ओवर अ कंप्लीट ऑसिलेशन इज। एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? मैक्सिमम कितना है एक्सेलरेशन? ए ओमेगा स्क्वायर। मिनिमम 0। मिनिमम 0। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मिनिमम नहीं है दादा, डायरेक्शन पलट गई है। अरे क्लियर है? 0 से प्लस ओमेगा स्क्वायर जाने में जैसे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, क्या वैसे ही 0 से माइनस ओमेगा स्क्वायर जाने में वेरी कर रहा है ए ओमेगा स्क्वायर? क्लियर है ना? तो अगर दोनों का वेरिएशन सेम है तो एवरेज कितना आ जाएगा? एक के पॉजिटिव में और दूसरे का नेगेटिव में, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। ये बताओ। The phase difference between the displacement and acceleration of particle in simple harmonic motion is 0 की पाई? 0 की पाई? पाई जी? पक्का? कि पाई/2? पाई? अरे तुम साइन वाला ग्राफ याद करो कैसे चला था, ऊपर ना। और कॉस वाला ग्राफ, अरे मतलब एक्सेलरेशन वाला ग्राफ नीचे ना। पल्ले पड़ रहा है? अगर तुम देखोगे तो यहां से इसको इतना पहले शुरू होना था, तो ये कितना एंगल होता है? इस पूरे डिब्बे के बीच में एंगल कितना होता है? पाई ना, 180 डिग्री ना। तो कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का। अरे क्लियर है? ये बताओ। A body oscillates with SHM according to the equation x equals to 5 cos 2 pi t plus pi by 4. Its instantaneous displacement at t equals to 1 is। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा t इक्वल्स टू 1 पे? 1 सेकेंड। बताओ क्या बनाओगे? t की जगह 1 रख दो, वैल्यू निकाल दो, और क्या? कितना आ रहा है? 5/√2। और क्या यार, सही तो है। x बराबर कितना? 5 cos 2 पाई प्लस pi/4 लिख लें। t की जगह 1 डाल दिया ना। तो ये बताओ cos 360 प्लस pi/4, क्या cos pi/4 हो जाएगा? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आ गया। और cos pi/4 का वैल्यू कितना? 1/√2। तो x बराबर कितना आ गया? 5/2 की 5/√2? 5/√2। खत्म बात। डी इज द आंसर। अगला सवाल बनाओ।
बताओ क्या कह रहा है। द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन फिगर। द एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एक्सलरेशन बताना है, कितना होगा। एक्सलरेशन का ग्राफ याद है, कैसे चलता था एक्सलरेशन का ग्राफ, नीचे से ना। अगर हम एक्सलरेशन का ग्राफ खींचें तो क्या ऐसे ही खींचेंगे, इसी समय तो निकालना है, और इस समय एक्सलरेशन कितना है। अबे इस समय जब जब ये तुम्हारा 2 सेकेंड पे होगे तो एक्सलरेशन तो मैक्सिमम होगा ना। मैक्सिमम कितना, -a ओमेगा स्क्वायर, -a ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सलरेशन बराबर हो गया -a ओमेगा स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है 1, और ओमेगा क्या लिखोगे 2 पाई बाई टी, और टी कितना है, टी कितना है 8। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हो जाएगा कितना, 2 पाई स्क्वायर बाई, मतलब पूरे का 2 पाई बाई 4 का 2 पाई बाई 8 का स्क्वायर कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 8 का स्क्वायर। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी, और ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि टी कितना है 8। अरे है ना। तो ए बराबर 2 चौक को 8, तो एक्सलरेशन बराबर -पाई स्क्वायर बाई 16, -पाई स्क्वायर बाई 16। सवाल है क्या चीज, द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो क्या हो गया सोचो ना। तुम ये बताओ 2 सेकेंड पे क्या एक्सलरेशन मैक्सिमम है। हो गया काम, बस 2 सेकेंड का इतना ही काम था। 2 सेकेंड पे मेरा एक्सलरेशन मैक्सिमम है सर, बिल्कुल है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम एक्सलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, -a ओमेगा स्क्वायर। ए की जगह हमने क्या लिख दिया 1, और ओमेगा तो क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, उसको किस बात से लेना देना है, किसी इंस्टेंट पे क्या टाइम है या पूरे टाइम पीरियड से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इस एसएचएम की प्रॉपर्टी है ना भाई। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू डाल दी। ठीक, सोच लो क्या टी की जगह 2 लिखना चाहिए, टी की जगह 2 लिखना चाहिए नहीं। अरे क्लियर है। चलो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्टरनेट मेथड देखो, वैसे ये सबसे सिंपल मेथड है। अगर तुम थोड़ा और सोचो तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड हो गया 1। अरे एम्पलीट्यूड कितना हो गया 1, शुरू हो रहा है 0 से, तो साइन का ग्राफ है तो 1 sin ओमेगा टी लिख सकते हो कि नहीं। अरे लिख सकते हो ना, बोलो पक्का। यस। अच्छा, इसको जब तुम 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको एक्सलरेशन मिलेगा, और वो कितना मिलेगा -ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, क्योंकि यहां पे 1 है, ये लिख सकते हैं। तो -ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा की जगह लिखोगे 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू कितना 8, और तुमको निकालना कितने पर था 2 पे, तो 2 चौक को 8, 2 दूना 4, sin पाई बाई 2 का वैल्यू जी, sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1। तो ए बराबर -ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई बाई टी, मतलब 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64, या कितना 2 4 से कट जाएगा 16, मतलब पाई स्क्वायर बाई -पाई स्क्वायर बाई 16। ये कॉमन सेंस कहता है, मतलब ये गधों वाला सेंस कहता है, ये कॉमन सेंस कहता है। ऊपर वाला, ऊपर वाला ही किए थे। बढ़िया, आओ नेता आओ। इसके बाद क्या भाई साहब, अगला क्या है, रिव्यू ऑफ एसएचएम बाय स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वो तो हमने करा दिया था। ये सवाल देखो, 2 ब्लॉक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना सवाल। 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m are connected with spring each of force constant k as shown in figure. The mass a is displaced to the left. a को हमने इधर डिस्प्लेस किया और b को हमने इधर डिस्प्लेस किया, and b to the right by the same amount and released. Then time period of oscillation is, इसको भी हम x डिस्प्लेस किए हैं और इसको भी हम x डिस्प्लेस किए हैं। क्लैरिटी है। तो क्या होगा, कोलिजन इज 100% इलास्टिक।
एसएचएम करेंगे कि नहीं करेंगे? एसएचएम करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच लो, एसएचएम करेंगे? एसएचएम करेगा कि पीरियोडिक मोशन होगा? एसएचएम कैसे करेगा यार? एसएचएम कैसे करेगा, बेवकूफ हो क्या? एसएचएम हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट होगा। इस समय स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि नेचुरल लेंथ पे? इस समय स्प्रिंग इस समय नेचुरल लेंथ पे है। क्या ये डिब्बा ए कभी इसके आगे जा पाएगा? सोचो ना, क्या ये ए मीन पोजीशन के कभी आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो कैसे एसएचएम हुआ? एसएचएम होने के लिए अगर इसका इधर का एम्पलीट्यूड ए मान रहे हो तो इधर कितना होना चाहिए? माइनस ए। लेकिन हो पा रहा है? नहीं। जैसे यहां आएगा फिर टकरा जाएंगे दोनों, और फिर टकरा के वापस। अरे क्लियर है? क्लियर है? पक्का? टाइम पीरियड बताना है भाई? क्यों बकवास सा सवाल है ये, कुछ है नहीं, खाली डायग्राम देख के डराया है बस। सोचो, ये बताओ, हम कहते, देखना जनरल सॉल्यूशन क्या है। हम कहते कि एक डिब्बा है, इसका मास एम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। एक डिब्बा है, इसका मास एम है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के है। हम तुमसे कह रहे हैं कि हमने किया क्या है भाई साहब, ये तुम्हारा, इससे हम इसको एक्स डिस्प्लेस किए हैं। डिस्प्लेस करके अगर हम छोड़ देते, ये पूरा एसएचएम परफॉर्म करता तो क्या लिखते? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के लिखते कि नहीं लिखते? लिखते ना। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या हो रहा है, यहां डिस्प्लेस करके छोड़े हैं, वापस आया, टकराया, फिर यहीं से वापस चला गया, तो इसमें गोल गोल घूम रहा है ना। आधा तो हिस्सा गायब हो गया ना इसका। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। बस इतना ही सवाल था। आधा हिस्सा गायब करने आना चाहिए। समझे? आसान सवाल है, कुछ खास बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। सोचो इसी टाइप का अगर हम तुमको एक सवाल दे दें, हम कहें कि एक पार्टिकल है, उस स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास m है, और यहां पर हम √3/2a पर एक दीवार लगा दिए हैं। ये ए एम्पलीट्यूड से लेकर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और हम क्या किए हैं, कहां वॉल लगा दिए हैं? √3/2a पे। परफेक्टली इलास्टिक वॉल है। बताओ क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? क्या आगे जा पाएगा? सोचो, कितना हिस्सा गायब हुआ इसका? कितना? 30 डिग्री ना? 30 डिग्री ना कि 60 डिग्री? 30 की 60? 30 की 60? 30 की 60? टाइम पीरियड में 60 गया ना नेता। 30 जाने में और 30 आने में, टाइम पीरियड में जाने आने दोनों का समय नहीं देखोगे? देखोगे कि नहीं देखोगे? पूरा टाइम पीरियड कितना लिखते? अगर मान लो ये पूरा एसएचएम करता तो क्या लिखते? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। लेकिन क्या पूरा कर पा रहा है? नहीं। यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आया, इतने का तो अपन लिख लेंगे क्या? पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। यहीं से टकरा के वापस आ गया ना। कितना एंगल चला? चला कितना? कितना? 100? 100? पक्का ना? तो ये सोचो ना तुम, जब पूरा चला था तो कितना 2 पाई आया था? आया था ना? अभी कितना चला है? 180 डिग्री ना। 90 डिग्री जाना, 90 डिग्री आना, तो 180 डिग्री का कितना हो गया? पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। 120 डिग्री का कितना होगा? 2 पाई/3। 2 पाई/3। 60 जाना और 60 आना, तो टोटल टाइम क्या लिखोगे? टी डैश कितना लिखोगे? पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के प्लस 2 पाई/3 अंडर रूट ऑफ m बाई के। मतलब मैं m/k को बाहर कर लूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 2 5, 5 पाई/3। तो 5 पाई/3 अंडर रूट ऑफ m/k। साधारण सवाल। बनाने आएगा? बनाने आएगा? चल एक सवाल और बना ले। देख भाई, ये मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। हम कह रहे हैं
कि हम इसको ब्लॉक कर दे रहे हैं a/√2 पे। बताओ, अगर इसका एम्पलीट्यूड a है तो टाइम पीरियड बताओ। इलास्टिक वॉल है, बोलो टाइम पीरियड कितना होगा t बराबर। पूरा एंगल लिख लोगे? सोचो क्या होगा। यहां गया 90, यहां गया 180 हो गया, फिर यहां कितना हो गया 45, फिर यहां कितना 45, 90, 270 डिग्री क्या? अरे 270 डिग्री ना। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। 270 डिग्री का मतलब थीटा बराबर कितना? 3 पाई/2। तो टाइम पीरियड कितना? 3 पाई/2 √m/k। खत्म। क्या है इस सवाल में पीएचडी? कल अभी तक हम एंगल नहीं लिखना सीख पाए। हाँ भाई, कौन नहीं था? आ रहा है? अच्छा, बढ़िया। सुनो और बताओ, ये सवाल देखो। A spring is stretched by 5 centimeter by a force of 10 Newton. The time period of oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it. SUS है भाई, स्पेलिंग गलत हो गया। सस्पेंडेड बाई इट, बताओ कितना होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई √m/k। के का वैल्यू, के का वैल्यू एफ बराबर -kx। एफ पता है, एक्स पता है, के बताओ। बस ध्यान देना थोड़ा सा भाई प्लीज, के का वैल्यू ध्यान देना। पता चला के का वैल्यू लिख दे रहे हैं 2। हम तो यही सोच रहे थे। नहीं, कन्वर्ट कौन करेगा? सेंटीमीटर में लिखा है एक्स और फोर्स न्यूटन में है। कहता हूं 0.628 ये आ रहा है, ये आ रहा है। टाइम पीरियड बराबर 2 पाई √m/k। एम कितना है? 2। और के का वैल्यू? हाँ भाई 0.02। यस। तो 2 × 10⁻⁻2 लिख लें, इससे ये कट गया। तो 2 पाई इंटू, अरे भाई ये 10⁻² होगा ना? हाँ 10⁻² होगा, तो 2 पाई बाई 10 बाहर आ गया। कितना हो गया? पाई/5, मतलब वही यार ये 6.28 होता, डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो 0.628 आ गया। और देखो, ये बताओ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। Two masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of spring constant k. When the mass are in equilibrium, m1 is removed without disturbing the system. m1 को रिमूव कर दिया गया बिना सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए। Then angular frequency of oscillation of m2 will be equal to, कौन सा होगा? बोल भाई बोल, कोई तो बोल रहा था, सही तो बोल रहा था यार। बी, डी, 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 मैं कहते सी होगा। अच्छा, सवाल समझो, एक बार पढ़ो ढंग से, देखो सवाल को फील करने की कोशिश करो, सवाल क्या कह रहा है। हमने m1 को स्लाइटली रिमूव किया कि m2 को? किसको रिमूव किया है? m1 को ना, m1 को ना। आओ तुम्हें थोड़ा सा नई दुनिया दिखाते हैं, देखो नेता,
ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है m1 या m2, और इसके ऊपर हम एक टुकड़ा रख दिए जिसका मास है m1, इसी को हटाना है। m1 को ही हटाना है ना। सोचो इस समय स्प्रिंग में कुछ इलॉन्गेशन है कि नहीं है? अरे है ना, है ना। पेन नहीं चलाना, कॉमन सेंस लगाना है। पेन वाला सवाल नहीं था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। अगर मैं जैसे ही m1 को यहां से गिराऊंगा, क्या ये ऊपर की तरफ भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। क्यों भागेगा? मास कम हो गया और स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट करता है? नहीं करता है। इस समय मीन पोजीशन ये है कि नहीं है? नीचे क्या लग रहा है? m1 प्लस m2 g, और ऊपर क्या लग रहा है? k x1 प्लस x2। क्लियर है? हमने कहा x1 खींचने का काम m1 का है और x2 खींचने का काम किसका है? m2 का है। दोनों ने मिलकर खींचा ना। टोटल कितना खींचा? x1 प्लस x2। अब सोचो क्या होगा जैसे ही तुम इस डिब्बे को हटाओगे। अबे मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब ऐसे सवालों का बकवास आंसर करते हो तुम लोग। तो ये मास कितना है? m2। डिब्बा वन गायब हो गया कि नहीं हो गया? डिब्बा वन गायब हो गया ना। सोच, अब मीन पोजीशन यही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा ना, कहीं ऊपर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? m1 हटा है तो ये कितना? x1 x2 दो है, ढंग से बताओ, x नहीं नेता। कितना? x1। m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना था? m2 का हो गया ना। जैसे हम m1 को यहां से गिराए हैं, ये m2 ऊपर की तरफ भागा। क्या यहां के रुक जाएगा या ऊपर जाएगा? अरे एसएचएम परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये कभी इस पॉइंट के नीचे आ पाएगा? दिस इज एम्पलीट्यूड। x1 इज एम्पलीट्यूड। अब समझे कि नहीं? नहीं आया? सोच, इट इज द एनालॉगी किसका, कि हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिए। क्या एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? टाइम पीरियड कितना होगा इसका? इसका टाइम पीरियड कितना होगा नेता? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m2/k। ओमेगा लिखोगे तो k/m2। अरे क्लियर है? m1 बस केवल तुमको यह बताने के लिए था कि जैसे ही तुम m1 को इसके ऊपर से गिराओगे, जो x1 डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जो x1 डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। अरे क्लियर है? नहीं आ रहा है? समझ पाए कि नहीं? कॉमन सेंस है ये। x1 हो गया एम्पलीट्यूड और मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई ऊपर। अब ये इसके अबाउट क्या करेगा? एसएचएम। जो स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ते थे, उसी स्लाइट डिस्प्लेसमेंट को इसने किससे रिप्लेस कर दिया? m1 से। किससे भाई साहब? m1 से। समझ पाए? पल्ले पड़ा? देख लो। क्लियर? चल, अब तुमसे कोई सवाल कह दे ऐसे छोटा सा, मान लो, देखो, हम तुमसे सवाल कह दें कि स्प्रिंग कांस्टेंट है तुम्हारे पास 50 Nm/m, यहां पर एक डिब्बा लटका हुआ है 3 kg का, इसके ऊपर एक डिब्बा रखा हुआ है 2 kg का। कहा गया फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। लिख पाओगे? एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बताओ। एम्पलीट्यूड कितना? सवाल यही है कि इफ 2 kg, if 2 kg is removed from 3 kg, 2 kg को 3 kg के ऊपर से रिमूव कर दिया गया, तब बताना है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या होगा।
चले जैसे हवाएं सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोलो कितना है एम्पलीट्यूड, कितना टाइम पीरियड निकाल पाए? टाइम पीरियड कितना, टी इक्वल्स टू, अरे ऐसे ऐसे रैंडम आंसर बताओ ना यार, पूरा सॉल्व करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, m की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3 की 2, 3 ना, और k कितना, 50। ये तुम्हारे पास टाइम पीरियड आ गया। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। 2 kg, सोचो 2 kg इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने में कितने का योगदान दिया होगा, कितना डिस्प्लेस किया होगा? 0.4। कैसे लिखोगे? F बराबर kx। 2 kg का योगदान कितना है? 20 का। k कितना है? 50 का। x बताओ। 2/5, 0.4। क्लैरिटी है? क्लियर है कि नहीं? तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0.4। ये सोचो, ये स्प्रिंग इस समय जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में, वो 3 की वजह से है, 2 की वजह से, या दोनों की वजह से? ये x1 मान ले और ये हम x2 मान ले। हम कह रहे हैं x2 जो है वो 2 kg की वजह से, x2 जो है वो किसकी वजह से? तो उसका वैल्यू कितना आएगा जी? 0.4। तो जब तुम 2 kg को हटाए हो तो तुम्हारा मीन पोजीशन यहां शिफ्ट हो गया ना, और क्या ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा? तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0.4 मीटर। कॉन्सेप्चुअल, अच्छा कॉन्सेप्चुअल है। मतलब मोर देन 90% लोग ये सवाल गलत करेंगे जो नीट के एग्जाम में बैठेंगे। और आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है, कुछ सवाल में दम नहीं है। तो फिर पता चला m1 प्लस m2 कर रहे हैं, मास हटा दिए हैं, तो सर m1 माइनस m2 कर दिया जाएगा। नहीं, चलो नेता, ये देखो सवाल, देखो अब थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स आएगा। एसएचएम एंड मैकेनिक्स क्या कह रहा है? अ ब्लॉक रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एग्जीक्यूट्स एसएचएम इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एम्पलीट्यूड ए। इसका मतलब समझ आया? कौन एसएचएम कर रहा है? ब्लॉक की सरफेस, ब्लॉक, अ ब्लॉक रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रुकी हुई है। एग्जीक्यूट्स एसएचएम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एम्पलीट्यूड ए। ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर चल नहीं रही है, मतलब एसएचएम कौन कर रहा है? सरफेस। सरफेस के साथ ब्लॉक। अरे जैसे मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, मैं एसएचएम परफॉर्म कर रहा हूं, फ्रिक्शन कम था, गिर गया। वही सवाल है ये, सेम क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसी नट को अपने हाथ पे रख के मैं आराम आराम से एसएचएम कराता, मैं ऐसे ले जाता फिर ऐसे ले आता, एसएचएम कर रहा हूं कि नहीं? ब्लॉक चल रहा है? नहीं। चल रहा है? नहीं। ये ब्लॉक है, चल नहीं रहा। लेकिन अगर मैं ओमेगा बढ़ा दूं तो गिर जाएगा ना। सवाल देखो, कह रहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लिप इज, बोलो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम जी। अरे क्लियर है? क्यों? ये देखो, ये ऐसे चल रहा है, चल रहा है, देखना ऐसे चल रहा है। जब मैं इसका एक्सलरेशन, सरफेस के एक्सलरेशन की डायरेक्शन बदलूंगा तो इसकी टेंडेंसी है किधर जाने की? आगे। क्या ये आगे जाना चाहेगा? जाना चाहेगा। इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या चाह रहा है? कि सरफेस के साथ वापस आ जाए। अरे क्लैरिटी है ना? सबसे ज्यादा फोर्स ये कहां फील करेगा? मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पे? सबसे ज्यादा फोर्स एक्सट्रीम पे। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्सलरेशन होता है ना यार, होता है कि नहीं होता है एसएचएम में? एसएचएम का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन कितना है? ए ओमेगा स्क्वायर। कहां? मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पे? तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन इसको कहां चाहिए होगा? मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पे? एक बार यहां से चल पड़ा तो बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बस गड़बड़ कहां होगा? जब ये वापस आना शुरू करेगा। समझे ना? अगर मैक्सिमम एक्सलरेशन से
लगने वाला फोर्स, जो बॉडी के ऊपर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, अगर वो फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट हो गया, फ्रिक्शन के मैक्सिमम फोर्स के, तब तक चलेगा। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया, वो फिसल जाएगा। सवाल है क्या होगा? क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। सोचो, तुम खुद सोचो। हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है, इसके ऊपर एक डिब्बा रखा है। मेरा टेबल जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अरे कर रहा है ना जी? अरे क्लियर है ना? मेरा टेबल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अगर मेरा टेबल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो इस टेबल के साथ रखा डिब्बा भी क्या करेगा? एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इस टेबल के साथ ये डिब्बे के रखे जाने के पीछे कारण क्या है? क्यों रुका हुआ है ये? फ्रिक्शन। इस टेबल के साथ इस डिब्बे को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। क्लियर है ना? क्लियर है ना? जब ये मैक्सिमम फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, अगर वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तब तक ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, तब तक ये दोनों साथ साथ एसएचएम करेंगे। लेकिन उसके बाद एसएचएम नहीं करेंगे, उसके बाद दोनों अलग अलग। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? ए ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा? एम ए ओमेगा स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एम जी। इतना ही सवाल है, हो गया, डन। अगर तुमको कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल में कोई बड़ी बात नहीं। अरे बात समझे कि नहीं? एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? एम्पलीट्यूड ए ना, तो लो ए लिख दो। इससे ये कट गया। ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? म्यू जी बाई ए। तो 2 पाई एफ होता है ना ओमेगा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए। समझ पाए भाई? ये स्टैंडर्ड फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं तुमसे। आया जी? इसके बाद कुछ पूछेगा तो वो टफ हो जाएगा। दिस इज एक्सट्रीम। फ्रिक्शन बराबर कितना? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यूजी बाई ए। ये क्यों लिखे हैं समझ आया है? इस सवाल का यही क्रक्स है। देख रहे हो, थोड़ा सा एक लाइन मैकेनिक्स से जोड़ दिया। जैसे ये मैकेनिक्स से जोड़ा, पहले तो 95 to 98% लोग इसका मतलब नहीं बना पाएंगे इस सवाल का, लोग बता रहे हैं। जो बहुत स्मार्टनेस के साथ पढ़ा होगा, जो सवाल बनाया होगा, वही इसका मतलब समझ पाएगा। आधे लोग तो डिब्बे को एसएचएम करा रहे होंगे, तो आधे क्या 95% लोग वो लग रहा होगा डिब्बा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। और बस इतनी सी लाइन ध्यान देनी है। A block resting on the horizontal surface executes SHM in a horizontal plane with amplitude A. वो अपने आप से SHM नहीं कर रहा है, कौन करा रहा है? सरफेस करा रही है ना। तो जब वो जा रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो उस सरफेस के साथ इस डिब्बे को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। हम गए आए, क्लैरिटी है ना? सबसे ज्यादा फोर्स इसके ऊपर कब लगेगा? जब ये मीन पोजीशन पर होगा कि एक्सट्रीम पर? एक्सट्रीम पे, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां मैक्सिमम है। तो कितना फोर्स लगेगा? m इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना? ए ओमेगा स्क्वायर। अगर मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स जो एसएचएम की वजह से इसके ऊपर आ रहा है, ये फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तो ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। तो फ्रिक्शन कितना? म्यू एम जी। मैक्सिमम फ्रिक्शन यही होता है, तो ओमेगा स्क्वायर म्यू जी बाई ए। खत्म। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आया? आया जी? यस। चलिए, ये देखिए, ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है, सुनिएगा। ये सवाल बनाने से पहले आप मेरी बात सुनिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपके पास एक चैम्बर है, देखिए, हमने आपसे कहा कि आपके पास एक चैम्बर है और इसमें आपने एक सिलेंडर रखा है। वैसे तो आर्किमिडीज हटा दिया है, तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी पूछ ले तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हम कह रहे हैं कि इस कंटेनर का जो डेंसिटी है वो सिग्मा है और पानी का डेंसिटी रो है।
कंटेनर का डेंसिटी कितना है सिग्मा और पानी का डेंसिटी रो। कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है कि अगर ये सिलेंडर इस पानी में फ्लोट कर रहा है तो कौन जिम्मेदार है भाई? कौन ज्यादा है, सिग्मा की रो? कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? तभी तो फ्लोट करेगा, अदरवाइज फ्लोट करने वाला नहीं। अब खुद सोचो, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg लग रहा है ना? जितना पानी ये डिस्प्लेस करता है, क्या उतने पानी की वजह से अपथ्रस्ट आता है? आता है ना? अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है? पानी। कौन सा पानी? डिस्प्लेस्ड वाटर। कौन सा वाटर? तो पानी का डेंसिटी कितना है रो, ग्रेविटी कितना जी, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है? अगर हम कहें कि एक्स कंटेनर पानी का, इस कंटेनर का एक्स हिस्सा पानी के अंदर डूबा है, तो बताओ कितना वॉल्यूम? वॉल्यूम वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम होता है यार, एक्स नहीं, वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए, हाइट कितना हो गया एक्स, तो क्या लिखोगे? ए इंटू लिखोगे ना? आ रहा है? सोच, तो यहां से क्या लिखेगा? अगर ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करने का मतलब क्या है? mg किसके बराबर है? रो जी ए इंटू एक्स, है कि नहीं है? मास की जगह तुम क्या लिख सकते हो? ये मास किसका है, पानी का कि बॉडी का? तो बॉडी का डेंसिटी कितना है सिग्मा जी, वॉल्यूम कितना ए इंटू एल, रो जी ए इंटू एक्स। क्या होगा? जी से जी, ए से ए, एक्स बराबर कितना सिग्मा बाई रो इंटू एल। ये एक्स आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया? ये बस ऐसे जबरदस्ती निकाला हूं, इसका अपने को कोई काम नहीं। ये ऐसे रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? इसके पीछे का कारण है कि जितना इसका खुद का वेट नीचे लग रहा था, उतना ही अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा था ना? अब सोचो, ये तुम्हारी वो सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। अगर इसको मैं ऐसा हल्का सा टैप करके छोड़ दूं तो क्या होगा? अगर हल्का सा टैप करके छोड़ दोगे तो क्या करेगा? इट विल परफॉर्म एसएचएम। अरे भाई, जैसे तुम इसको टैप करके छोड़ोगे, क्या एसएचएम परफॉर्म करेगा? क्यों एसएचएम परफॉर्म करेगा? क्योंकि जब तुम इसको टैप करके छोड़ोगे तो क्या ये कुछ हिस्सा नीचे जाएगा? अरे तो अपने वेट से ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? इसको एक्स नॉट मान ले तो यहां एक्स नॉट लिख लेंगे, और हम कितना एक्स्ट्रा डिस्प्लेस किए हैं? एक्स। तो इस एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट की वजह से फोर्स कितना आया? क्या इतना पानी जो डिस्प्लेस हुआ है, इसी ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है? कितना डिस्प्लेस हुआ है? नेट फोर्स बराबर क्या लिखोगे? रो जी ए इंटू एक्स, और यहां लिखोगे माइनस साइन। क्यों? डिस्प्लेस कहां किए हो? नीचे। फोर्स कहां लगा है? ऊपर। ऊपर एक्स नॉट। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ा? डिस्प्लेस कितना किए हो? एक्स। किधर? नीचे। फोर्स किधर आया? नेट फोर्स हो गया। टाइम पीरियड क्या ये के बन गया कि नहीं बन गया? अरे एसएसएम कांस्टेंट बन गया कि नहीं बन गया? टाइम पीरियड लिखना हो तो क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। एम बाई के कितना है? रो जी ए। ये सवाल बन गया तुम्हारे पास, टाइम पीरियड। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये बताओ, यहां के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें सही सेट हो रहा है? कौन सा? फर्स्ट। अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? और सॉल्व करो इसको। मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो? मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 2 पाई, डेंसिटी किसका, पानी का कि बॉडी का? तो सिग्मा जी वी डिवाइडेड बाई, और वॉल्यूम को क्या एरिया इंटू लेंथ लिख ले? जी क्यों लिख रहे हैं? सिग्मा इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई रो जी ए। क्या ए से ए कट जाएगा? तो क्या मिला टाइम पीरियड बराबर? 2 पाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा एल बाई रो जी। अरे मिला कि नहीं मिला? क्या मास पे डिपेंड कर रहा है? क्या मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर। लेंथ पे डिपेंड करेगा। सिलेंडर कितना बड़ा है उस पर तो डिपेंड करेगा ना। दिस इज थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, मतलब इसको पढ़ लेना, एक बार देख लेना और ध्यान से, बस इसमें कुछ करना नहीं है। इतनी सी बात समझनी है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, जो था भाड़ में जाए। जब हम इसको टैप किए तो हम एक्स्ट्रा डिस्प्लेस किए हैं कि नहीं?
उस एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो फोर्स आया है वही क्या एसएचएम कराया है? कराया है ना? तो कितना फोर्स आया है? कितना एक्स्ट्रा पानी गया, तो पानी का डेंसिटी रो जी, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना ए इंटू एक्स, तो F बराबर माइनस के एक्स बन गया। माइनस क्यों लगाए? क्लियर है? डिस्प्लेस किधर किए हैं? नीचे। फोर्स किधर लगा है? ऊपर। क्लैरिटी है? अब ब्लॉक एसएचएम सेम सवाल आ गया क्या? हाँ, इसको डिलीट कर दो ना। वन मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फिगर शोज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पुली हैविंग रेडियस r एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड ब्लॉक ऑफ मास m, फाइंड द पीरियड ऑफ इट्स वर्टिकल ऑसिलेशन। अगर इस m को मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, पढ़े हो ना? ये m जो होता है इसको बोलते हैं इफेक्टिव मास। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मास। दो तरह के मास होते हैं अगर भाई, एक रोटेशनल और एक क्या? ट्रांसलेशनल। इसका रेडियस कितना है? r। क्या डिस्क का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई होगा? होगा कि नहीं होगा? तो जो रोटेशनल मास होता है वो क्या होता है? आई बाई आर स्क्वायर। और ट्रांसलेशनल मास, इस बॉडी में जो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है वो कौन है? एम। ट्रांसलेशनल मास कितना हो गया? एम। तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम की जगह क्या? आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम डिवाइडेड बाई के। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म बात। क्या भाई, पुली का मास नहीं दिया है? हाँ है पुली का मास, लेकिन लिखा नहीं है उसमें। रेडियस दे दिया ना, साइज डिफाइन कर दिया ना, तो मतलब मासलेस पुली नहीं है। मासलेस अगर पुली हो गई तो पॉइंट इन साइज होगी। अगर पुली का साइज डिफाइन हो गया तो मतलब पुली का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। टाइपिंग एरर है, क्लियर? उसमें मेंशन होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। बात समझे? अच्छा, एक सवाल बना लो। लो 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 लो, पेन चलाओ। फॉर्मूला बस केवल हाथ साफ करने के लिए। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक डिस्क है, डिस्क शेप की पुली है, जिसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर और मास दे रखा है 4 kg। रेडियस दे रखा है 2 मीटर और मास दे रखा है 4 kg। यहां पर लगा है तुम्हारे पास एक स्प्रिंग और यहां पर लगा है तुम्हारे पास एक ब्लॉक जिसका मास है 3 kg। और के का वैल्यू दे रखा है, के का वैल्यू दे रखा है तुम्हारे पास कितना? 125 न्यूटन पर मीटर। बनाओ। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है के, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। यहां से एक ब्लॉक लटक रहा है 5 kg का, और इसका आई दे रखा है तुमको। ये कह रहा है कि ये डिस्क का शेप है और रेडियस है तुम्हारे पास 2 मीटर और मास दे रखा है 10 kg। बोलो भाई। हाँ, पहले वाले का बताओ। हाँ, पहले वाले का 2 पाई बाई 5। दो तरह के मास होंगे इसमें, कौन कौन से? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। रोटेशनल कितना है? अरे रोटेशनल कितना है? आई बाई आर स्क्वायर ना। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो 4 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 4। अरे क्लियर है? सॉरी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4। 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 kg। और यहां कितना? ये तुम्हारे पास रोटेशनल मास हो गया। ट्रांसलेशनल कितना है? 3। तो टाइम पीरियड बराबर कितना? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। एम कितना? एम कितना? 5। और के कितना? 125। तो 5 से कट जाएगा कितना? 25। तो टी बराबर कितना? 2 पाई बाई 5। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है? इस वाले का याद हो जाना चाहिए भाई। अब तो क्या था? के बाई 4m की 4m बाई के? अरे यार, सिखाया था, जैसे सामान्य तरीके से बताया था वो बताओ। बोलो बोलो बोलो, बोलो भैया।
अरे जो तुम बेसिक सवाल बनाते थे उसमें टाइम पीरियड क्या था? मान लो ये पॉइंट इन साइज है तो क्या कहते थे? कितना आता था? टूटी जाता था ना, ज्यादा था ना, क्या बनाते थे? बोलो बोलो बोलो। इसका टाइम पीरियड क्या निकाले थे तुम? टाइम पीरियड सोचो, पिछला सवाल पलट के देखो, टाइम पीरियड क्या निकाले थे? टाइम पीरियड क्या निकाले थे? नहीं याद है यार, कैसे याद में यार, अभी निकाल दो यार। मान लो कि ये पॉइंट इन साइज है, तो ये भी टी, तो ये भी कितना टी, तो ये कितना 2t, यही ना? तो क्या भाई यहां पे कितना, टी बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना, 4t² बाई के। तो क्या हो गया, इससे ये कटा, तो के इक्विवेलेंट कितना आया था, k/4। तो टाइम पीरियड जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। m क्या लिखोगे, 4m/k ना। तो 4/k तो ठीक है, m क्या लिखोगे? k तो तुमको पता है 100, लो, k तो तुमको पता है, तुम 100 लिख लोगे। मास क्या लिखोगे? सोचो, अगर तुम वास्तविकता में सवाल देखोगे तो रोटेशनल इफेक्ट क्यों आ रहा है? रोटेशनल इफेक्ट की वजह से टाइम पीरियड क्यों चेंज हो रहा है? क्या यहां और यहां टेंशन सेम होगा? पुली याद करो, अगर मासलेस पुली नहीं था तो दोनों तरफ टेंशन अलग अलग था ना, उसी वजह से यहां रोटेशनल मास आता है। तो ट्रांसलेशनल मास कितना है, 5, और रोटेशनल मास I/R² ना। जब भी डिस्क का शेप दिखे तो जो भी मास है उसका आधा, जब भी डिस्क का शेप दिखे तो जो रोटेशनल मास होगा वो गिवन मास का आधा। तो कितना हो गया, 5। तो 5×5 10, 10 दाम है 100। तो T = 4 पाई/√10। अरे आया? दीज आर फाइनेस्ट क्वेश्चन यार, अब लोगों की आंखों के सामने से भी नहीं निकलता इस तरह का सवाल। गलती से थोड़ा सा पेपर का स्तर ऊपर उठना हुआ तो ऐसी जगहों पे फंसाएगा तुम्हें, ऐसी छोटी छोटी जगहों पे, समझे ना? तो थोड़ा अपने आप को अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार करो। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज क्या भाई साहब, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कुछ नहीं होता, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। हम कह रहे हैं ये है तुम्हारे पास K1, ये है तुम्हारे पास K2, अगर ये SHM परफॉर्म कर रहा है तो ये बताओ K1 K2 दोनों में फोर्स सेम होगा कि अलग अलग? दोनों में फोर्स सेम होगा कि अलग अलग? फोर्स सेम होगा ना, अलग अलग? भाई ये सोचना, यहां पे तूने इसको खींचा x, क्या खींचा, तो क्या ये भी x खींचेगा? नहीं, ये कुछ खींचेगा कितना, x1, ये कुछ खींचेगा x2। क्लियर है? तो x बराबर किसके, x बराबर किसके, x1 प्लस x2 के। क्लियर है ना? अलग अलग क्यों खींचा, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम आ रहा है बट दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना, F/K1 प्लस F/K2। मतलब 1/K इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/K1 प्लस 1/K2। अरे क्लैरिटी है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन और सस्ता सा, जिसको अपन बोलते हैं क्या भाई साहब, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम कह रहे हैं ये मास m है, ये K1 है और ये क्या है, K2 है। क्लियर है? अगर मैं इसको x खींच रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी x खींचेगा और ये भी x खींचेगा। तो क्या दोनों में फोर्स सेम की अलग अलग? इसमें F1, इसमें F2, और यहां पे x खींचने के लिए हमने लगाया F। तो F बराबर क्या लिखूंगा, F1 प्लस F2, मतलब KX1 प्लस KX2 बराबर K इंटू K इक्विवेलेंट इंटू KX। हाँ भाई, K1X प्लस K2X बराबर K इक्विवेलेंट इंटू X। तो K इक्विवेलेंट कितना हो गया, K1 प्लस K2। K इक्विवेलेंट कितना हो गया, K1 प्लस K2। अरे समझे नहीं था? एक सीरीज हो गया और ये क्या हो गया, पैरेलल। जो रेजिस्टेंस में पढ़े थे उसका जस्ट उल्टा, जो रेजिस्टेंस में हम पढ़े थे उसका जस्ट
उल्टा। अरे समझ पाए, कैपेसिटेंस जैसा, कैपेसिटेंस जैसा याद है थोड़ा थोड़ा, कैपेसिटेंस और बाइस्टेंस। हाँ ठीक है, बढ़िया। बस 4-5 दिन 6 दिन रुको, नेक्स्ट वीक में सब डन है। अब 12वीं क्लास टच करेंगे उसके बाद। अरे यहां तक कहानी क्लियर, चलें आगे बढ़े। चलिए आइए, एक सवाल बताइए, एक सवाल बताइए। हम कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ एल है, यहां पर हम एक मास लगाए हैं एम। अब फिर हम कह रहे हैं कि सेम स्प्रिंग है, लेकिन अब लेंथ कितना हो गया 2l और मास हो गया 2m। अरे क्लैरिटी है, सेम स्प्रिंग है, लेंथ हो गया 2l और मास हो गया कितना, यहां मास कितना हो गया 2m। बताओ टाइम पीरियड का रेशियो, टाइम पीरियड का रेशियो सेम रहेगा, सेम रहेगा। बोलिए 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 बोलिए। पेन चलाइए, बिना पेन चलाए जवाब मत दीजिए, मुंह फाड़ के गधेड़ों की तरह से। वन बाई टू। हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बस खाली लेंथ बड़ी कर दी है, 2l कर दिए स्प्रिंग का। क्या 1/2 कि 1/4? 1/2, 1/√2। ओ अच्छा, एक जगह m लिखे होगे, एक जगह 2m लिखे होगे ना। हाँ, बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता मैं। गधेड़ो, ये बताओ, खच्चर अभी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ा है, कुछ तो सोचा होता। ये स्प्रिंग बना है मतलब क्या, इसमें एल लेंथ और जुड़ा है, तभी तो 2l बना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक स्प्रिंग एल लेंथ की स्प्रिंग कांस्टेंट के, दूसरा स्प्रिंग एल लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और यहां से लटकाऊंगा मास कितना 2m। पहले वाले का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, दूसरे वाले का टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m कितना है 2m डिवाइडेड बाई k कितना है, k इक्विवेलेंट कितना होगा k/2, तो 2 ऊपर जाएगा गधा। ये T1 और ये कितना T2, 2 को बाहर कर ले यहां से, सब कट जाएगा, तो T1/T2 बराबर 1/2। बोले तो ठीक था, समझे यही थे कि नहीं? हाँ, डायरेक्ट कैसे निकाले थे जी? हाँ ठीक, वो भी सही, कोई दिक्कत, बात तो वही हुई। हाँ भैया, अरे समझे, चले आगे बढ़े। हाँ बच्चा, क्या चीज, क्यों कहे, क्यों मेंशन रहेगा? A spring of spring constant K, length L. The same identical spring of length 2L is attached with a mass of 2m. Then find the ratio of their time period. बस इतना कह देगा कि जिस मटेरियल का ये है उसी मटेरियल का ये है, तुमको खुद सोचना है। यही यही तो क्रिएटिविटी थी सवाल की, यही कह देगा। और क्या सोचना है सवाल में कि इसी मटेरियल से अगर हमको 12 लेंथ का स्प्रिंग बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इसी को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। हे दादा रे मालिक, हे प्रभु। चलो, और देखो, ए सुन, इधर देख भाई, हमने कहा एक स्प्रिंग, फिर हमने कहा 2 स्प्रिंग, फिर हमने कहा 3 स्प्रिंग, फिर हमने कहा यहां से मास लटक रहा है, मास है 5 kg का। ये तेरे पास कितना है के, ये तेरे पास है के नहीं, थोड़ा बदल देते हैं, इसको कर देते हैं 4 k, इसको कर देते हैं 2 k, इसको कर देते हैं 3 k। बताओ टाइम पीरियड, के का वैल्यू है, के का वैल्यू है कितना, के का वैल्यू है कितना, के का वैल्यू है कितना, 6 9 2, ये क्या था बे, 100 Newton/मीटर लिख लो यार। टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड कितना, m/k इक्विवेलेंट बताओ। ये दोनों पैरेलल में है,
अबे दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। कितना? 6 और 6 और 3, 6 और 3 2, 6 और 3 2। अबे सीरीज में लगे हैं ना, तो क्या लिखेगा? 6 × 3/6 + 3 कितना? 2। तो कितना हो गया पूरा? 2k लिख लूं, और k की जगह कितना? 100। 5 से कट जाएगा 20, 20×2 = 40, 2π/2√10, π/√10 सेकेंड। अरे समझ गए क्या? अरे समझे भाई? ये बता, मैंने कहा भाई 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 सुन, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेंथ l है, मास m है, ठीक है ना? भाई 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 सुनो, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, L/2 की एक स्प्रिंग, L/2 की एक स्प्रिंग, और हमने कहा ऐसे फिक्स कर दिया, सेम मास लगा दिया। टाइम पीरियड का रेशियो बताओ भाई, प्लीज फाइट मत करो, टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। हमारे पास एक स्प्रिंग था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, लेंथ l था, मास m से अटैच था, हमने इसको दो टुकड़े में काट दिया, दो टुकड़े में काट दिया, बोलो टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। कहाँ है हो? के इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? 2k, के इक्विवेलेंट 4k। बढ़िया है, सोच के आना आराम से। कल मिलेंगे अगली क्लास में इसी सवाल के साथ, ठीक है? कल थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे।